गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2023 जो कि दिसंबर में होने वाला है। उसके लिए हम यहाँ पे साइंस यानी विज्ञान के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट 2019 जुलाई के पेपर में आए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि जब भी आप पेपर बना रहे हैं तो पेडागोजी वाले पार्ट में आपको पेपर 1 है तो 1 to 5 के बच्चों को माइंड में लेके चलना है, और 6 to 8 का पेपर अगर आप बना रहे हैं तो उसको 6 to 8 के बच्चों को माइंड में मतलब 6 to 8 के बच्चों को प्राथमिकता देते हुए चलना है, तो जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होने के चांस होते हैं पेडागोजी में। ठीक है, सब्जेक्ट जो है आपका कंटेंट वाला पार्ट, इसमें तो आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके बेसिस पे होता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन 1 देखते हैं यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन 1 में दिया गया है दूध में निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से पोषक तत्व होते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन सी, तो विटामिन सी नहीं होता है दूध में, तो ये तो कट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में भी देखिए विटामिन सी है, तो ये भी आपका नहीं होगा। इसके बाद आपका प्रोटीन, आयरन, फिर विटामिन डी, तो प्रोटीन तो होता है लेकिन इसके बाद विटामिन डी भी होता है लेकिन लोहा आयरन नहीं होता है, तो ये भी आपका कट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, ये तीनों पाए जाते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है, मैं इसकी थोड़ी सी थिकनेस इंक्रीज कर लेता हूँ जिससे और भी ज़्यादा क्लियर दिखे थोड़ा सा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है पूतिरोधी रोगाणु रोधक के रूप में घाव पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के विलयन में कौन सी अधातु होती है? अधातु होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आयोडीन, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा है सल्फर, चौथा है क्लोरीन। तो ऐसे क्वेश्चन हमें पता ही होने चाहिए कि इसका क्या आंसर होता है। जैसे पूतिरोधी रोगाणु रोधक के रूप में घाव पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग का विलयन जो होता है उसमें आयोडीन होता है, तो आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में हम सोच समझ नहीं सकते, मतलब ऐसे में हमें चीज़ें रीड करके कॉन्सेप्ट आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन सही कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है कि क्या चीज़ें हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है आपका वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखिएगा, निगेटिव में पूछा गया है कि मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है, तो ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि वायु में मृदा उपस्थित होती है। पहला वाला जो है गलत ऑप्शन है, और नहीं पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो पहला वाला सही नहीं है। उसके बाद दूसरा भी हम देख लेते हैं, जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल, क्योंकि जल में भी ऑक्सीजन होता है जिसकी वजह से मछलियां जो होती हैं, वायु होती है वहाँ पे मतलब सांस लेती हैं, मतलब वायु में भी हवा होती है। ठीक है, सॉरी, मतलब जल में भी वायु होती है। ठीक, और वायु स्थान घेरती है, बिल्कुल सही है, ये भी आपका राइट है। और वायु में भार होता है, ये भी पता है आपको। तो आपका जो राइट आंसर होगा वायु के संबंध में कौन सा गलत कथन है, तो पहला वाला गलत कथन है, क्योंकि मृदा में भी वायु उपस्थित होती है, जबकि यहाँ पे कह रहा है कि नहीं होती है, तो आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, स्तंभ ए में दिए गए पाचन तंत्र के अंगों और स्तंभ बी में दिए गए उनके कार्यों को नीचे दिया गया कौन सा मिलान सही है? तो यहाँ पे देखिए मैचिंग का क्वेश्चन दिया गया है, जैसे यकृत है, आमाशय है, पित्ताशय है, अग्नाशय है, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि क्या कौन सा क्वेश्चन सही हो सकता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जो यकृत है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, यकृत जो होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथ होती है, तो जो पहले का ऑप्शन है वो आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक, पहले का जो आंसर होगा मैचिंग में वो आपका फोर्थ हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे जो 64 का राइट आंसर मतलब ए का देखिए फोर्थ है, फोर्थ कितने हैं, ए में फोर्थ कितने हैं ये देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट का 4 बस एक ही ऑप्शन है, तो आपका पहला ही ऐसे क्वेश्चन में अगर आपका एक मैच कर रहा है और पहला ऑप्शन 1 का 4th हो रहा है, तो यानी कि आगे के सारे एक ही मैच करेंगे, एक ही लाइन के सारे। ठीक है, बी का देखिए आमाशय है, तो बी का सेकेंड, बी का फर्स्ट हो जाएगा ये, और ये फर्स्ट का 4th हो जाएगा। क्लियर है? फिर उसके बाद पित्ताशय का यानी सी का सेकेंड हो जाएगा ये, और इसके बाद अग्नाशय ये आपका हो जाएगा शुद्राष्ट्र में पाचन रस मुक्त होता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? एक बार मैं इसको और रिपीट कर दे रहा हूँ, पहला का 4th होगा यानी कि यकृत जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, दूसरा आमाशय है जहाँ पे प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है, पित्ताशय जहाँ पे पित्तरस संचित होता है, और अग्नाशय
क्षुद्रात्र में पाचन रस मुक्त करता है। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं 65 देखते हैं। 65 में दिया गया है कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है। और सॉरी, ये कहाँ से आ गया? ठीक है, बोला गया है कि कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है कि किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं। एक ही टाइप के ऊतक है तो उनकी समान होती है, ये पहला करेक्ट है। लेकिन किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का आकार समान होता है, ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, और फिर आगे है कि सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, ये भी जरूरी नहीं है कि सब में केंद्रक पाया जाता है। कई ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। और सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है, ये भी गलत है, क्योंकि कुछ गोल होती हैं, कुछ बेलनाकार, अलग अलग टाइप की भी पाई जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 66 देखेंगे। 66 में आपका है निम्नलिखित में उसका उनकी जनन की विद्या से सही मिलान किया गया है। इष्ट जो होता है, इष्ट में याद रखिएगा मुकुलन, यानी कि जो बडिंग आपने पढ़ा होगा, इष्ट में बडिंग प्रोसेस के थ्रू नया प्लांट तैयार होता है। ठीक है, बडिंग में क्या होता है कि एक प्लांट जैसे है, इसी में से एक दूसरा निकल करके एक नया प्लांट बन जाता है। क्लियर है? तो इसे बोलते हैं आपका बडिंग यानी मुकुलन। फिर इसके बाद इसमें जो सेकेंड है बी का आपका फर्स्ट हो जाएगा कायकिक प्रवर्धन, और शैवाल का हो जाएगा थर्ड। ठीक, खंडन होता है ये, और कवक का हो जाएगा विजाणु समासंघ यानी विजाणु जनन। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखिएगा। एक दो ऑप्शन सही खोजने की कोशिश करना है। ऐसे में अगर आपको सभी नहीं आ रहे हैं तो कम से कम एक दो ऑप्शन यहाँ पे मैच कर लीजिएगा। किस में? जैसे फर्स्ट का फोर्थ हो रहा है तो यहाँ पे फर्स्ट में फोर्थ, ए में फोर्थ कोई है, बस एक ही ऑप्शन है, तो फिर देखने की जरूरत नहीं है आगे की, बस सीधे मार देना। जैसे ए में अगर आपके एक से ज़्यादा 4 ऑप्शन हैं तब तो ढूंढना पड़ेगा आगे के भी, लेकिन एक ही ऑप्शन में 4 है तब फिर आगे में है ही नहीं, तो यही वाला करेक्ट होगा। तो बस इसी को टिक करके हमें आगे बढ़ना है, फिर और चेक नहीं करना है, फिर वहाँ पे टाइम वेस्ट होगा आपका। हाँ पता है, मुझे नॉलेज है, आपके पास चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉलेज दिखाने की बात नहीं रहती है, टाइम इतना कम रहता है कि हमें बहुत टाइम बचाना रहता है। ठीक है, फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा से प्रदूषक ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। पहला ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है अम्लीय वर्षा, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो ओजोन परत का क्षय हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? जो सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि फ्रिज और एसी से निकलती हैं। ठीक है, ये हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं। आगे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है। समुच्चय संचारी यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है, मतलब हवा में फैल जाती हैं, ये कौन कौन सी है? तो इसमें पहला ऑप्शन है मियादी बुखार यानी जिसे टाइफाइड बोलते हैं, मलेरिया, रक्त छिड़ता और स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू तो हवा में फैलता है, ठीक है, मियादी बुखार नहीं फैलता। फिर आगे मियादी बुखार नहीं, मियादी बुखार तो फैलता है, टाइफाइड हवा में भी फैलता है, मलेरिया नहीं फैलता है। ठीक है, फिर डायबिटीज़, मियादी बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, रक्त छिड़ता। तो 68 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सेकेंड, मियादी बुखार। मियादी बुखार याद रखिएगा कम्युनिकेबल डिजीज में आता है। क्लियर है? तो आपका 68 का जो होगा वो आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, मियादी बुखार, स्वाइन फ्लू और मलेरिया। लेकिन यहाँ पे मलेरिया भी है और पोलियो भी है, तो स्वाइन फ्लू। यहाँ पे मियादी बुखार है, इसमें भी है, मलेरिया इसमें भी है, इसमें भी है, रक्त छिड़ता, अच्छा इसमें रक्त छिड़ता है, तो ये वाला ऑप्शन जो होगा ये कम्युनिकेबल में नहीं आता, ये सभी आते हैं। तो यहाँ पे जबकि सभी चीज़ें आती हैं कम्युनिकेबल में। पोलियो जो भी होता है कम्युनिकेबल डिसीज हवा में फैलती, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। तो ये निगेटिव में आंसर पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है, मतलब निगेटिव वाला ध्यान रखिएगा। विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, सही नहीं है, मतलब कि निगेटिव में आंसर पूछा गया है।
विज्ञान हमेशा अस्थाई है। अस्थाई का मतलब क्या, विज्ञान में कुछ नई खोज होती है तो बदल जाता है, तो बिल्कुल सही है ये। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, बिल्कुल, कुछ एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं तो वहाँ पे नए नए रिजल्ट आते हैं तो संदेह बनता ही है, तो ये भी सही है। फिर अगला है, विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, ये भी सही है। फिर इसके बाद, विज्ञान की प्रकृति स्थिर है, ये गलत है आपका, क्योंकि विज्ञान स्थिर नहीं होता। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो उसमें नई खोज हो रही है तो वो बदल जाएगा, स्थिर कहाँ है। या कुछ भी साइंस में जानते हैं, नई नई चीज़ें होती रहती हैं तो बदलाव होता रहता है, तो स्थिर नहीं हो सकता, तो राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है। निष्पक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक स्वभाव और अस्थायी मानस प्रवृत्ति। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके राइट हैं, ए, बी एंड सी। ये वाला आपका रॉन्ग है। जो विज्ञान का विकास होता है, मतलब सॉरी, विकास निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है। तो विज्ञान के द्वारा निष्पक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक स्वभाव, ये तीनों होता है, और फोर्थ आपका गलत है, तो ये आपका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। पेडागोजी इसमें टफ आती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद दिया गया है कि एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। छात्रों को उत्पाद आधारित शिक्षण, अधिगम प्रदान करना, सृजनात्मक विचारों को रटने के अभ्यास से का मार्गदर्शन करना। देखिए, रटना तो बिल्कुल मना रहता था, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं के प्रश्नों को निर्माण के लिए सभी छात्रों को प्रेरित करना और छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना। जब भी अनुभव के बारे में बोला जाना तो जान लेना वो बिल्कुल ऑप्शन राइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है सबसे ज़्यादा, कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उन्हें अनुभव के लिए मतलब अवसर प्रदान करने के लिए बात की गई है, तो आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि राष्ट्रीय पाश्चर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा, राष्ट्रीय पाश्चर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए, सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए, शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए और विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। तो देखिए, जो राष्ट्रीय पाश्चर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान की शिक्षा क्या होती है कि सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए, ये भी सही है। सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए और शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है, लेकिन विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। तो यानी ए, बी और डी ऑप्शन सही है। ए, बी और डी कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसमें दिया गया है कि बच्चे के अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उपरोक्त सीखने के उद्देश्य में रेखांकित क्रियापरक संचालन करना से सबसे अधिक संबंधित होगा। बोध करना, सर्जन करना, अनुप्रयोग करना, याद रखना। सृजन यानी सृजनात्मक की बात की जा रही है, सृजन करना यहाँ पे बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें याद रखिएगा क्वेश्चन लेंदी आते हैं, इसलिए पेपर में हमेशा सो के जाना चाहिए अच्छे से। अगर कोई सो के जन नहीं जा रहा है अच्छे से तो यहाँ पे क्वेश्चन समझने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि देख रहे हैं ना, जो 3 लाइन का क्वेश्चन है तो 2-2 लाइन के, एक लाइन के कितने लेंदे लेंदे ऑप्शन भी हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम के सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है। तो पहला है छात्रों के कठिन बिंदुओं को स्पष्ट करना, सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना, और तीसरा ऑप्शन है छात्रों को समूह आकलन के लिए प्रोत्साहित करना और विज्ञान की पुस्तक पढ़ाना। तो यहाँ पे बोला गया है कि कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगी। तो 74 राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, कि सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना, मतलब सिखाना यानी लर्निंग, अधिगम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किसी युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण किया जा सकता है। प्रकाश के परावर्तन को दिखाता हुआ चार्ट। दूसरा है सीखने वाले के द्वारा सफ़ेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना और उसका निष्कर्ष निकालना। तो यहाँ पे पर्दे पर यानी कि एक्सपेरिमेंट करने की बात कर रहा है,
सफ़ेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना। ठीक है, तो यहाँ पे 75 का जो राइट आंसर होगा सेकेंड वाला ज़्यादा ऑप्शन मुझे लग रहा है। ठीक, और फिर तीसरा दिया गया संकल्पना आधारित बंद उत्तर वाले प्रश्नों को पूछकर फिर अगला दिया गया संकल्पना आधारित एनिमेटेड वीडियो। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा आपका सेकेंड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विज्ञान के क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? इसका संचालन आसान है, यह विज्ञान की जानकारी इकट्ठा करता है, यह सीखने वाले में मेहनत की आदत का विकास करता है, यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है। तो 76 राइट आंसर हो जाएगा आपका। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सबसे बेटर लग रहा है मुझे, यह अपने हाथ से कार्य करने का अनुभव, मतलब खुद हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो चीज़ ज़्यादा बेटर होती है। ठीक है, फिर इसके बाद है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन के लिए है? पोर्टफोलियो, अवधारणात्मक मानचित्र, पेपर पेंसिल परीक्षण, जर्नल लिखना। तो यहाँ पे 77 जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा फर्स्ट। इसमें ए पोर्टफोलियो और बी अवधारणा मानचित्र और डी जर्नल लिखना। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। ऐसे क्वेश्चन मुश्किल हो जाते हैं थोड़ा सा, लेकिन पहले से अगर हम प्रैक्टिस किए हैं तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ है योगात्मक आकलन, स्व आकलन, सत्र आकलन, रचनात्मक आकलन। तो 78 जो राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान में सीखने जैसा आकलन की बात की गई है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ क्या होता है? स्व आकलन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे इसमें दिया गया है कि अमृता कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है, उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है। परिपथ को पूरा करने के लिए नीचे दिए गए पदार्थों में से किस एक का उपयोग कर सकती है? स्टील का तार, कांच की छड़, रबड़ का पाइप, मोटा धागा। तो आपका जो 79 आंसर होगा 79 का, तो यहाँ पे 79 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट स्टील का तार, क्योंकि इनमें करंट फ्लो ही नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट में दिया गया है कि सही कथन को पहचानिए। अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। तो यही आपका राइट आंसर है। इसके बाद ये सारे गलत हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण सदैव सीधा ही प्रतिबिंब, ऐसा जरूरी नहीं है। उत्तल दर्पण पर सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। तो ये तीनों गलत है, पहला ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक, ऑक्जेलिक अम्ल, एस्टिक अम्ल और स्कारबिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट वाला है। ये सभी क्या है? गलत है। क्लियर है? ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको कर लेना, या कोई दिक्कत होगी तो मैं बता दूंगा। किसी धन को 3.7 kg को पूर्ण दहन करने के लिए इतनी जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, तो मानक मात्रकों के इस धन में कैलोरी में मान कितना होगा? तो यहाँ पे 82 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक, फिर इसके बाद है कि मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर दूरी पर अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है। वह जाते समय 12 किलोमीटर की चाल से जाती है और लौटते समय 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटती है। उसकी समस्त यात्रा की औसत चाल। तो औसत चाल होता है कुल दूरी अपन कुल समय। तो एक तो वो तरीका होता है, इसका एक शॉर्टकट है एवरेज स्पीड निकालने का। एवरेज स्पीड निकालने का 2xy अपॉन x प्लस वाई। अगर सेम डिस्टेंस है उसके लिए होता है ये। तो 5 किलोमीटर जाना है, 5 किलोमीटर आना है, तो स्पीड अलग अलग है। तो यही एक्स वाई क्या हो जाता है? एक्स आपका 12 है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू, यहाँ पे 2 भी है, 2 इंटू 12 इंटू 8 और बटा 12 8 20 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई करेंगे यानी 12 8 20 करेंगे। ये एक्स है आपका, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 8 20, तो ये हो जाएगा 2 से काट दीजिए तो यहाँ जाएगा 10, ये 5 से काट लीजिए 5 2 10, और नहीं 5 से मत काटिए, 2 से काटिए, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, और फिर इसके बाद 8 6 जा 48 अपॉन 5 आ रहा है, तो 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, तो 9.6 किलोमीटर पर आवर। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट आ रहा है। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है। जैसे कोई डिस्टेंस सेम दी गई है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे ये 12 किलोमीटर की स्पीड से जाना है और 8 किलोमीटर पर स्पीड से आना है, तो और डिस्टेंस आपका है 5 किलोमीटर, तो ये सेम डिस्टेंस के लिए शॉर्टकट फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का,
2xy अपॉन x+y। x और y यहाँ पे क्या है, दोनों स्पीड है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समुच्चय के में केवल दूरी मापने का मात्रक है। 42 वर्ष प्रकाश वर्ष, वर्ष आ गया है तो समय हो गया। 42 मीटर प्रकाश वर्ष, ये आपका राइट है। फिर मीटर हर्ट्स, ये तो आवृत्ति का मात्रक होता है, और यहाँ भी हर्ट्स है तो आवृत्ति का, मतलब ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो आपका राइट आंसर सेकेंड हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया गया है कि समीर अपने कंचे को बर्फ पर बिछे 3 विभिन्न पृष्ठों तनी हुई सेलोफेन शीट, कालीन और समाचार पत्र पर लुढ़काता है। कंचे पर लगने वाला घर्षण बल बढ़ते क्रम में प्रकार होगा। बढ़ते क्रम किस प्रकार होगा, तो यहाँ पे 85 का राइट आंसर सेकेंड। थोड़ा सा याद रखिएगा, जितना ज़्यादा रफनेस रहेगी उतना ज़्यादा घर्षण बल होगा, तो इसका राइट आंसर सेलोफोन शीट हो जाएगा। सेलोफेट शीट, समाचार पत्र और कालीन, इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। कालीन पे सबसे ज़्यादा घर्षण होगा क्योंकि रफनेस ज़्यादा होती है। क्लियर है। जितना ज़्यादा रफनेस होगी उतना ज़्यादा घर्षण बल बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पिंड रैखिक किसी एक समान वेग से गतिमान है, यदि समय को x अक्ष पर निरूपित किया जाए तो नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे 86 जो है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस गति का वेग समय y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा में होगा। इसकी गति दूरी समय, यहाँ पे वेग समय, यहाँ पे दूरी समय और y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। और तीसरा है, इस गति का वेग ग्राफ x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा में होगा। तो यही वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा वीडियो होने वाला है। फिर इसके बाद थोड़ा तेजी से डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है, तो याद रखिएगा विटमिन कोयला होता है और ये सभी आपके क्या होते हैं, पेट्रोलियम होते हैं। तो इसका राइट आंसर नहीं पूछा गया है, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। फिर इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि अमन किसी बंद कमरे में प्लास्टिक की बोतल, एक लकड़ी की और एक धातु का चम्मच को रात भर रखता है। कक्षा कक्ष में 30 डिग्री सेल्सियस है। सुबह होने पर इन तीनों की वस्तुओं का ताप रिकॉर्ड करता है, तो T1 T2 T3। निम्नलिखित में किस संबंध द्वारा इन तापों को निरूपित सबसे अधिक संभावना हो सकती है। तो याद रखिएगा, इनमें टेम्परेचर क्या रहेगा, सभी में क्या रहेगा, समान रहेगा। तो इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बचे हैं, देख लेते हैं जल्दी से। निम्नलिखित जीवों में कौन सा प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बना सकता है, कवक, राइजोबियम, वायरस, शैवाल। तो इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका साइंस का। इसके बाद हम मैथ्स के पेपर को डिस्कस करेंगे जो 30 क्वेश्चन आए थे। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवीय भालू को चरम शीत अवस्थाओं में अनुकूल प्रदान करने में सहायता करते हैं। तो आपका 90 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। सफ़ेद बाल, मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून, त्वचा के नीचे वसा की परत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो पोलर बियर होते हैं वो आसानी से वहाँ पे रह सकते हैं। तो ये थे साइंस के 30 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।